Hello everyone, this is Renu and welcome back to our channel Qtricks. Today in this video we are going to learn about direct variation and we are going to solve some questions related to this topic. So what is direct variation? First of all, let us know this. Let us first review the concept of ratio and proportion that you have learnt in the class 7. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने क्लास 7th में पढ़ लिया था, पहले एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं. द कंपेरिजन रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है द कंपैरिजन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज बाय डिवाइडिंग वन विद द अनदर वन इज कॉल्ड अ रेशियो. ओके, जब हम किसी दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं, वो हमारा रेशियो कहलाता है. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, जहाँ पे जो रेशियो है दो नंबर का वो क्या होता है? पी एन क्यू होता है, जिसमें क्यू क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इज पी अपॉन क्यू रिटर्न एज पी रेशियो क्यू. इस पी अपॉन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी रेशियो क्यू लिख सकते हैं. जैसे कि 1/2 2 रेशियो 4 4 रेशियो 8 represent some ratios. They all are expressed in the lowest form as 1/2. ठीक है, जो 2/4 है 2/4, इसका लोएस्ट क्या है? 1/2. 4/8 का भी लोएस्ट क्या है? 1/2. सो ये सब केस में एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं. दे कैन ऑल बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म, दैट इज 1/2. Such ratios which can be expressed as one common ratio in their lowest form. ऐसे रेशियोज जो किसमें चेंज हो सकते हैं? कॉमन रेशियो इन देयर लोएस्ट फॉर्म, इन द लोएस्ट फॉर्म, और इनको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं. ओके, फिर से बता देते हैं. सच रेशियोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन कॉमन रेशियो. ऐसे रेशियोज जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ वन कॉमन रेशियो, जिनका रेशियो इन देयर लोएस्ट फॉर्म पे, जैसे कि ये था 2/4. 2/4 का लोएस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा रेशियो का? 1/2 आएगा. ठीक है, ऐसे ही हमारा 4/8 का भी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा 1/2. तो ये जो है 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज. अब प्रोपोर्शंस क्या होता है? A comparison between any two ratio is called a proportion. ठीक है, कंपैरिजन किसके बीच में? दो रेशियोज के बीच में, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं. 4 नंबर्स होंगे जिसमें ए बी सी डी आर इन द प्रोपोर्शन. इफ ए रेशियो बी इज द सेम एज द रेशियो सी रेशियो डी, दैट इज अगर क्या है ए रेशियो जो बी है वो इक्वल है सी रेशियो डी के, तो मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. ए एंड बी आर कॉल्ड, जो ये ए और बी हैं, ए और डी हैं सॉरी, जो बाहर के हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम. एंड बी एंड सी आर द मीन ऑफ द प्रोपोर्शंस. इफ ए एंड बी एंड सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये तीनों चारों प्रोपोर्शन में है, then a into d is equal to b into c. That is the product of extreme is equal to product of mean. ठीक है, जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम का वो इस किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन के. अब आते हैं डायरेक्ट वेरिएशन पे. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है. डायरेक्ट वेरिएशन मीन सपोज द कॉस्ट ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक्स इज ₹60. आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक की कॉस्ट है ₹60. देन द कॉस्ट ऑफ 2 बुक इज ट्वाइस ऑफ दिस अमाउंट. 2 बुक की कॉस्ट क्या होगी? ट्वाइस होगी इस अमाउंट की, दैट इज ₹120. सो कॉस्ट ऑफ 3 बुक इज 3 बुक क्या होगी? थ्राइस ऑफ 60 होगी, दैट इज 180 एंड सो ऑन. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉलोइंग टेबल एज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉस्ट 1 बुक की 60, 2 बुक की डबल ऑफ 60 120, 3 बुक की ट्रिपल ऑफ 60 दैट इज 180, 4 बुक की 4 टाइम्स ऑफ 60 दैट इज 240 एंड 5 बुक्स की 5 टाइम्स ऑफ 60 दैट इज 300. तो रेशियो आ गया क्या? नंबर ऑफ बुक ऑफ कॉस्ट टू द नंबर ऑफ बुक टू कॉस्ट के बीच में रेशियो क्या आ गया? 1 बुक ले 1/60, 2 बुक ले 2/120 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/60, 3 बुक ले 3/180 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 160, 4 बुक ले 4/220 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 160, 5 बुक ले 5/300
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 160. तो आपने क्या देखा यहाँ पे, नोटिस दैट एज द नंबर ऑफ बुक इंक्रीजेस, जैसे जैसे बुक इंक्रीज हो रहे थे और डिक्रीजेस देयर कॉस्ट इंक्रीज. ठीक है, नंबर ऑफ बुक इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट क्या हो रहा है उनका, इंक्रीज हो रहा है. अगर नंबर ऑफ बुक डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी कम है. देखो एक बुक का कॉस्ट 60 है, दो बुक का कॉस्ट क्या है 120. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है. सो in such a way that the ratio number of book ratio cost हो जाएगा remain constant. जो इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, मतलब ऑल सारा क्या होगा, constant होगा. Such an increase or decrease in quantity which a corresponding increase or decrease in another quantity, जिसमें क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी का इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सच दैट द रेशियो रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे उनका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है. जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और उनका रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. चाहे ये कितना भी इंक्रीज हो जाए इसके अकॉर्डिंग ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कांस्टेंट आ रहा है. इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. If there is a direct variation between two quantities, अगर दो quantities के बीच में direct variation है, the first quantity is then said to be vary directly. First quantity को हम बोलते हैं vary directly and second quantity as the second quantity, जो second quantity के vary कर रहे हैं. Thus the number of books varies directly as their cost. तो number of books यहाँ पे क्या कर रही है, vary कर रही है according to the cost. Cost अगर 120 है तो number of books कितनी है, 2 है. अगर कॉस्ट 180 है तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है वहाँ पे, 3 है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुक्स है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मीन्स अगर दो क्वांटिटीज है x एंड y आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली, हम कब बोलेंगे ये दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, इफ रेशियो x बाय y is always constant and is positive. जब जो रेशियो होगा x रेशियो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा. The ratio x upon y is called constant of variation. तो इस रेशियो को x अपॉन y को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. In the above example x by y क्या है, 160 था. If you are asked to find the number of maths textbook that purchase for say rupees 720, अगर आपसे पूछा जाए कि 720 की कितनी मैथ्स की बुक आई, यू ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस बाय द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन टू गेट द नंबर ऑफ बुक्स. तो हम क्या कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या था, 1/60 था, तो 1/60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 720 से. तो हमने इसे किया, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12. तो क्या आ गया, 12 आ गया. तो मीन्स 720 की कितनी बुक्स थी, 12 थी. तो इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली एंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज k, x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के और कांस्टेंट वेरिएशन क्या है, k है, फिक्स है. तो x अपॉन y इज इक्वल टू k हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अगर निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y यहाँ डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू ky हो जाएगा. We then say that x varies directly as k times of y. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x वेरी कर रहा है किसके, k टाइम्स ऑफ y के. नोटिस दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय, अगर y निकालना है तो k को इधर भेजेंगे, k इधर मल्टीप्लाई में y के साथ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय k x. Therefore, if x varies directly as k times y, जैसे कि x वेरी कर रहा है k टाइम्स y डायरेक्टली, देन y वेरीज क्या करता है, डायरेक्टली एज 1 बाय k टाइम्स x. ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अब इसको एग्जामिन करते हैं. हमने क्या बोला कि x वेरी कर रहा है k टाइम्स ऑफ y एंड y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज 1 बाय k टाइम्स ऑफ x. इसको क्लियर करते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से.
पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ मैथ्स अहेड इज ₹300, ओके, 3 कॉपीज का कॉस्ट है 300, फाइंड करना है the number of copies that can be brought, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज दैट कैन बी ब्रॉट फॉर ₹1500, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज ऑफ मैथ्स अहेड, हमें 15 कॉपीज ऑफ मैथ्स अहेड का कॉस्ट भी निकालना है। तो जो पहला है उसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉपीज 1500 की कितनी आएगी, और 5 कॉपीज उसने ली 300 की, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 कॉपी का निकालेंगे। द नंबर ऑफ कॉपीज क्या है n, कॉस्ट क्या है c, सो r इन डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो मीन्स n इज इक्वल टू के सी हो जाएगा, ठीक है। के सी मीन्स, n मीन्स नंबर ऑफ कॉपीज, c मीन्स कॉस्ट ऑफ कॉपीज, k मीन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वेरिएशन क्या हो गया यहाँ पे, k इज इक्वल टू n अपॉन c हो गया, ठीक है। तो n क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉपीज 5, कॉस्ट ऑफ कॉपीज 300, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0, तो क्या आ गया 1/60 आ गया। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया 1/60 ऑफ c, मीन्स k की वैल्यू आई ना ये, तो यहाँ पे हमने रख दिया n इज इक्वल टू k इंटू सी, के क्या था 1/60, और नंबर ऑफ कॉपीज वेरी डायरेक्टली एज 1/60 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट। तो नंबर ऑफ कॉपीज दैट कैन बी ब्रॉड फॉर ₹1500 क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 1500, तो 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 25। तो नंबर ऑफ कॉपीज आ गए 1500 की 25। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बस आपको ध्यान देना है कि गिवन क्या है। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़ ₹300, तो हमने पहले क्या निकाला, विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट वेरिएशन के हेल्प से हमने निकाल दिया उसका कांस्टेंट वेरिएशन, और फिर उसको नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें पता थी, कॉस्ट उसकी पता थी, ठीक है, तो हमने के निकाला। के निकालने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ कॉपीज निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो ये हमें पता चल गया है और कॉस्ट हमें पता है, तो दिस इंटू कॉस्ट किया तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कॉपीज, दैट इज n इज इक्वल टू 25 फॉर ₹1500। Now the second is the cost of 15 copies of maths ahead, हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। सो देखो, द कॉस्ट ऑफ C and the number of copies n are in direct variation, so constant of variation क्या था, 300 upon 5, तो that is 5 1 5, 5 6 30, 0, तो therefore C is equal to, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है ना, हमें नंबर ऑफ कॉपीज गिवन है, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा, K इधर आ जाएगा डिवाइड पे, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/60 का 60 हो गया n, ठीक है। तो n क्या नंबर ऑफ कॉपीज़ हमारे पास है, तो 60 इंटू नंबर ऑफ कॉपीज़ दैट इज़ 15, तो आ गया कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज़ इज इक्वल टू 60 इंटू 15 दैट इज़ 900। सो कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज़ आ गई मेरे पास ₹900। तो ऐसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ दिए कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कॉस्ट दिए तो आप नंबर ऑफ कॉपीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि कैसे कांस्टेंट वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से ये से पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक अल्टरनेट मेथड भी है इसका, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व होगा। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। अल्टरनेट मेथड क्या है, नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, क्या 5 गिवन है, कॉस्ट क्या थी 300,
हमें नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जिनकी कॉस्ट 1500 है, तो कैसे निकालेंगे? द टेबल शो इन द मार्जिन कैन बी फॉर्म्ड सिंस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स टू देयर कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर 5/300 इज इक्वल टू x/1500। तो यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो मैं इस 1500 को इधर भेजूंगी, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 15/300 इंटू 1500। इस 2 0 से 2 0 गए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 इंटू 5 आ गया 25। ओके, तो ये एक मेथड है जिससे हम इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कॉस्ट गिवन थी 300, बताया था उसकी कितनी बुक्स आई हैं, 5 बुक्स आई हैं। हमें वाई निकालना था, कॉस्ट निकालना था, नंबर ऑफ बुक्स पता थी। तो 300/5 इज इक्वल टू y/15। तो y निकाल लेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो क्या 300/15/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जो 5, 5 3 जो 15 एंड 3 इंटू 300 आ गया 900। ये दो मेथड्स हैं जिनसे आप इनके क्वेश्चंस को, डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ क्वाइट इजी एंड इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग इससे आप कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी है क्या। नोटिस दैट इन वन above relation satisfied by the four number is 5/300 is equal to 25/1500। तो दैट मीन्स 5 इंटू 1500 इक्वल आना चाहिए 25 इंटू 300 के। हमने ये पढ़ा था ना, अगर प्रोपोर्शन में है, इक्वल हैं, तो उनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो दिस मीन्स 5 इंटू 25, 300 and 1500 are in the proportion since they satisfy the condition of product of extreme is equal to product of mean। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया इनने कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो दिस प्रोपोर्शन कैन बी रिटर्न एज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5/25 इज इक्वल टू 300/15, या okay, this shows that the ratio of any two number of books in the same as their price in general, if x and y are direct variation, then the ratio of any two values of x is equal to the ratio of corresponding value of y। ठीक है, तो ये शो क्या करता है, इन जनरल इफ x और y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, x y डायरेक्ट वेरिएशन में है, then the ratio of any two values of y is equal to the ratio of corresponding value of y। This is the useful result as it allowed to solve problems। ठीक है, रिजल्ट है ये भी जो हमें हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने। एग्जाम्पल से देखते हैं। अ कार ट्रैवलिंग अ कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल्स 250 किलोमीटर इन 6 आवर। एक कार है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है वो 6 आवर्स में। What distance will it cover in 9 hours? तो हमें फाइंड आउट करना है कि 9 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, 6 आवर में 250 डिस्टेंस कवर कर ले रही है, और 9 आवर में हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एज द टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा। एंड सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, द टू आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, द इंफॉर्मेशन कैन पुट इनटू द फॉर्म ऑफ टेबल। तो हमने इंफॉर्मेशन ऐसे पुट कर दी। मेथड 1 क्या था कि रेशियो बिटवीन टाइम एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज सेम, रेशियो दोनों के बीच में सेम है, दैट मीन्स 6/250 इज इक्वल टू 9/x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x उधर भेज देंगे हम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 9, ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, तो 9 इंटू 250/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 इंटू 5 हो गया 375, सॉरी 125 इंटू 3 हो गया 375। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 आवर, 9 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितना मिला हमें, 375 किलोमीटर। ओके, सो मेथड 2 क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम एंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर सेम। रेशियो किसके, दो वैल्यूज ऑफ टाइम के और
किसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस सेम है, तो देयरफॉर 9/x इज इक्वल टू x अपॉन 250। तो यहाँ से x निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 9 इंटू 250/6 is also equal to 375। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 9 आवर इज 375। ठीक है, तो ये दो मेथड इसलिए यहाँ पे आए, दो मेथड्स इसलिए सॉल्व हो पाया बिकॉज ये जो रेशियो हमारा आया है वो जो गिवन है वो हमने क्या किया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड टाइम, एंड टाइम क्या है, करस्पॉन्डिंग है, मीन्स क्या है, सेम है डिस्टेंस के लिए, वेरी कर रहा है, रेशियो वो है करस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए हमने इनके जो टाइम है इज इक्वल टू डिस्टेंस करके भी इसे सॉल्व कर पाए, और टाइम अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस करके भी सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट इज now consider the information given in the following table। हमें दिया लेंथ ऑफ क्लॉथ 1 है तो उसका कॉस्ट है 32, लेंथ 2 है तो 64, फिर 5 है तो 168 है तो 250, 10 है तो 320। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लॉजिकली द लेंथ ऑफ द क्लॉथ एंड द कॉस्ट शुड बी डायरेक्ट वेरिएशन है। दिस कैन बी चेक बाय फाइंडिंग द रेशियो। हम ये चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है नहीं, इसका रेशियो निकाल के। पहला क्या है, 2/64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, 5/60, 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 2 10, 8/250, 256, तो ये हो गया 8 1 8, 8 3 24, 8 2 16, 10/330, 320 सॉरी, 10 1 10, 10 3 30, 10 2 20। तो सबका रेशियो क्या आ गया, 1/32 आ गया। दिस इज ऑल्सो 1/32, दैट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है सबके सब। तो मीन्स 2/64 इज इक्वल टू 5/160, तो 264, 5 और 160 आर इन प्रोपोर्शन। सो 2/5, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/5 इज इक्वल टू 64/160 लिख सकती हूँ, बिकॉज ये भी क्या है, प्रोपोर्शन में। 5/160 इज इक्वल टू 10/320, means 5, 160, 10 और 320 are in proportion, that means 5/20 is equal to 160/320, that means 5, 10, 160, 320 are in proportion. So you can work out these fractions for any two columns and find that they are same। हम ये काम कर सकते हैं किसी भी कॉलम के लिए और फाइंड आउट कर सकते हैं दो कॉलम्स के लिए, ठीक है, या ये दो, ये दो, ये दो, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सेम है। We therefore conclude that when we list the value of two quantities which vary directly in the table, then the pair of term in the same row or the same column are in proportion। अगर हम बोलते हैं कि we conclude that when we list the value of two quantities, हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू को लिस्ट करते हैं, विच वेरी डायरेक्टली, जो वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो मीन्स कोई भी पेयर टर्म इन द सेम रो, या सॉरी जैसे कि ये सेम रो के टर्म्स, ठीक है, सेम रो के टर्म्स या सेम कॉलम के टर्म्स, ये कॉलम्स के टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, प्रोपोर्शंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ इज, 10 मीटर क्लोथ का कॉस्ट है ₹950, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लोथ। हमें फाइंड आउट करना है 15 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ क्लोथ विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। कॉस्ट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगी, अगर लेंथ बड़ी होगी तो कॉस्ट भी बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेंथ कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। Therefore two quantities vary directly, means दो क्वांटिटी क्या कर रही है, डायरेक्टली वेरी कर रही है।
वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शन। हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को मेथड ऑफ प्रोपोर्शन से। मीन्स वी नो दैट लेंथ 10 है, ठीक है, उसका कॉस्ट है 950। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ 15, तो हमें उसका कॉस्ट गिवन है 15, हमें उसकी क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ओके तो मीन्स हमें 10 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दी थी 950, 15 मीटर क्लोथ की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये क्या है, रेशियो मिलेगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो एक्सट्रीम क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीम है ये दोनों, तो मीन्स x इंटू 10, और मीन क्या है, ये दोनों है, तो मीन्स 15 इंटू 950। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो 15 इंटू 950 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 15 इंटू 950 अपॉन 10, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 15 इंटू 95। सो 15 इंटू 95 इज इक्वल टू 1425। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गई किसकी, ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1425। नोटिस दैट वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लोथ इज 950, तो 15 मीटर क्लोथ्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 950 इंटू 15 अपॉन 10। ये यूनिटरी मेथड है, आप सब जानते होंगे। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, अब बोलिए 15 इंटू 950 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1425। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वर्कर इन द फैक्ट्री आर पेड द सेम सैलरी। सारे वर्कर्स एक फैक्ट्री में सेम सैलरी दी जाती है। इफ़ द सैलरी ऑफ 100 वर्कर, अगर सैलरी है 100 वर्कर की 17,300, फाइंड हाउ मेनी वर्कर कैन बी पेड इफ़ द अवेलेबल अमाउंट इज़ रुपीज़। तो कितने वर्कर को पे होगी, अगर क्या है अमाउंट कितनी है, वहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट वहाँ पे अवेलेबल है जो 14,186। सिंस द सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इज सेम, सैलरी सारे वर्कर की सेम है, तो सैलरी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर। अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ वर्कर भी बढ़ रहे, मतलब सैलरी डिक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ वर्कर भी डिक्रीज हो रहे हैं। Therefore, two quantities vary directly. We know that 100 वर्कर्स थे, कितना पैसा मिल रहा था उनको, 17,300 रुपीज़ मिल रहा था। अगर 100 वर्कर हैं तो सबको बराबर पैसा मिल रहा है और टोटल पैसा जा रहा है 17,300। अगर हम पूछ रहे हैं कितने वर्कर फाइंड आउट करना में कि कितने वर्कर होंगे अगर पैसा कितना जा रहा है उनकी सैलरी में, 14,186। ओके यहाँ पे हमें गिवन है कि 100 इफ़ द सैलरी ऑफ 100 वर्कर्स की सैलरी कितनी है, 17,300 है, तो हमें बताना है कि इतना 14,186 कितने वर्कर्स को पे होगी। अब देखो अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो वही कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, दिस इंटू दिस, दैट इज 100 इंटू 14,186, और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन 17,300 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
एक्स क्या है 17,300 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके डिवीजन में चल जाए, तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे 14,186 अपॉन 17,300। तो ये ज़ीरो से ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, और ये सॉल्व होगा आगे, इससे ये जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 82। एक्स की वैल्यू आ गई क्या 82। तो एक्स 82 आया, दैट मीन्स एक्स 82 आया, और एक्स हमने क्या था हमारा वर्कर थे, तो मीन्स 82 वर्कर्स को कितना पैसा मिल रहा है 14,186 जो रुपीज़ है वो 82 वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन क्रॉस ब्रिज इन 7 होल 1/2 सेकेंड। एक आदमी है 7 होल 1/2 सेकेंड में एक ब्रिज को क्रॉस कर पा रहा है। इफ़ हिज स्पीड इज़, अगर उसकी स्पीड क्या है 13 होल 1/2 किलोमीटर एन आर है, तो हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज, तो कितना लंबा वो ब्रिज होगा। ठीक है, वो कितनी स्पीड में चल रहा है 13 होल 1/2 किलोमीटर की, और क्रॉस मैन की क्रॉस कर सकता है ब्रिज 7 होल 1/2 सेकेंड में। सो टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड वेरी डायरेक्टली विद द स्पीड इन यूनिफॉर्म। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली स्पीड इन यूनिफॉर्म। ए स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है उसकी 13 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स दैट ही ट्रेवल्स 13,500 मीटर इन 1 आवर। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कितना चल रहा है 13,500 इन 1 आवर। ओके, मीन्स स्पीड थी उसकी 13 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, तो वो ट्रैवल कर पा रहा है 13,500 इन 1 आवर। टाइम क्या था 1 आवर, मीन्स 3,600 सेकेंड। टाइम क्या था 7 होल 1/2 सेकेंड, सेकेंड टाइम। ठीक है, पहला टाइम ये था, सेकेंड टाइम ये था। पहली डिस्टेंस क्या थी, इस पे वो कितनी डिस्टेंस चल पा रहा है 13,500, और दूसरे में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का फॉर्मूला यूज़ करके, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन्स 3600 इंटू एक्स और this into this, तो means 2 7 2 14, 14 plus 1 15/2 into 13,500। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x मल्टीप्लाई में 300 3600 के, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15/2 इंटू 13,500 अपॉन 3600। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। ओके, और 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, 2 7 जो 14.5, और ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो पॉइंट में टोटल सॉल्व हो क्या आ गया हमारा, लेंथ ऑफ अ ब्रिज आ गई 28.125। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ ब्रिज आ गई 28.125 मीटर, और ये पूछा था हमसे कि हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज। ओके, तो ऐसे इजीली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बट हम ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन, व्हेन हमें पता है कि ये क्या है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तब। सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए। और ये कुछ हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, होप कि इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको टॉपिक क्लियरली समझ आया हो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्यू ट्रिक्स को। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।